हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पोस्ट मॉडर्न आर्ट्स इन इंडिया आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाई हैं। आज हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेस्ड होगा इस चैप्टर 5 पे। आपको पता ही है क्लास 11th के फाइन आर्ट्स के अंदर जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर की NCERT की किताब है, हम उसी के थ्रू इसे कवर कर रहे हैं, लेकिन मेरी डिटेलिंग, मेरी एक्सप्लेनेशन इनसाइट्स के साथ सारी एडेड इन्फॉर्मेशन साथ में आ रही हैं। चैप्टर 5 है, उसका नाम है लेटर मुरल पेंट ट्रेडिशंस। मुगल नहीं है, मुरल है। इसे बंद कर दीजिए। हमने मुरल पेंटिंग्स के बारे में पीछे भी पढ़ा, वही तो पढ़ा सारा, बाघ की गुफाएं हो या अजंता की गुफाएं हैं, तो उसी के विषय में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नॉर्थ से शिफ्ट होकर के साउथ की किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। पर तो वैसे भी हम वेस्टर्न केव ट्रेडिशंस के अंडर ही अजंता की गुफाओं में मुरल पेंटिंग्स को रहे थे, और उस समय में डेक्कन की किंगडम्स के जिक्र भी आए थे। एलोरा की केव्स को जब हमने पढ़ा तब भी उन सभी का जिक्र आया। हमने वाकाटकों के बारे में पढ़ा था जब हमने एलोरा की केव के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम उस पेंटिंग ट्रेडिशन को कंटिन्यू करवाते हैं दक्षिण की दिशा में। हमने केव ट्रेडिशन तो कंटिन्यू करवा दिया था, वो तो हमने देखा था। आज पेंटिंग ट्रेडिशन यानी कि मुरल पेंटिंग्स का ट्रेडिशन कंटिन्यू होगा साउथ में। ये कहानी मैं सारी आपको कराऊंगा। आज हम चालुक्यास के बारे में देखेंगे, पल्लवास के बारे में देखेंगे, चोलास, पांड्यास, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। इन्हीं के अंडर डेवलप होने वाली मुरल पेंटिंग्स को समझेंगे। उसके पहले कि मैं ये सेगमेंट स्टार्ट करूं, आपको मैं कुछ चीज़ें समझाता हूं। कुछ बच्चों के डाउट थे, वो डाउट में से एक डाउट उठाया है मैंने, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, एक बच्चे का डाउट ये था कि सर, जो हमने अब तक चैत्यग्रह पढ़े हैं, उन चैत्यग्रहों में हमने ये देखा है कि एक हॉल है और उसके एंड पे एक स्तूपा होता है, क्योंकि बुद्ध को शुरुआती तौर में डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, तो स्तूपा भी एक फॉर्म थी जिसके तहत हम बुद्ध को ही वर्शिप करते थे। और चैत्य जो है उसके लास्ट पे वो स्तूप होता था, उसके अराउंड लोग चक्कर लगाते थे, प्रदक्षिणा पथ होता था। तो वो ये कहते हैं कि सर, हम स्तूप को ही चैत्य मान लें या चैत्य को स्तूप मान लें, ये वन एंड द सेम थिंग है। चैत्यग्रह और स्तूपा एक ही चीज़ है, क्योंकि चैत्यग्रह है तो स्तूपा तो होगा ही। तो ये उनका कहना था। अब इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सांची के स्तूप के साथ भी इसको जोड़ा कि सर फिर वो क्या है, वो चैत्यग्रह है या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ। चैत्य शब्द का हमने विस्तार से आपको समझाया था कि ओरिजिन कैसे होता है। देखिए, चैत्य शब्द अर्थ ये है कि चिता। चिता शब्द का अर्थ है अस्थि अवशेष, जिनको हम इंग्लिश में रेलिक्स लिख देते हैं। अब क्योंकि शुरुआती तौर में जो स्तूप बने थे, जिनका कि केव्स से, गुफाओं से संबंध नहीं है, चाहे भरहूत के स्तूप की बात करें या सांची के स्तूप की बात करें, तो सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध के रेलिक्स उसमें रखे गए हैं, अस्थि अवशेष उसमें रखे गए हैं। यानी कि जो चिता है उससे जो निर्मित हुआ अस्थि अवशेष वो उसमें रखे गए हैं, और जो चिता की शेप ले रहा है, द फनरल पायर, जो नीचे से ऊपर की ओर पीक करता है, तो यहाँ से शब्द चैत्य आ जाता है। अब ये फ्री स्टैंडिंग स्तूप है एक। यहाँ इसके आसपास कोई ऐसा ग्रह यानी कि कोई ऐसा रूम या ऐसी केव नहीं है जिसे हम चैत्य ग्रह या चैत्य रूम कहते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं केव ट्रेडिशन की, तो उसमें हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह शब्द यहाँ पर इसलिए ही आ रहा है क्योंकि सबसे पहला प्रश्न कि ये बनाया किस लिए गया। देखिए, ये एक तरह की श्राइन्स हैं, एक तरह की सेंचुरीज़ हैं, टेम्पल्स हैं बुद्धिज़्म से जुड़े हुए, आप इन्हें ये मान लीजिए। और बुद्धिज़्म ब्राह्मणिज़्म से उस समय में इस बात पे भी अलग था कि इसमें कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप होती थी, यानी कि इकट्ठे होकर के पूजा करना। तो उसके लिए एक हॉल बनाया जाता था, ये पहली चीज़। और पूजा किसकी करनी है, तो वो बुद्ध की करनी है। लेकिन
किस फॉर्म में करनी है, तो शुरुआती तौर में स्तूप हुआ करते थे। और स्तूप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उस दौर में? वो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध के रेलिक्स को, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को, जहाँ से शब्द सितह आ जाता है, जहाँ से चिता, और जहाँ से चैत्य शब्द आ जाता है। तो क्योंकि स्तूपा उस चीज़ को रेलिक रिप्रेजेंट करते हैं, अब उस स्तूप में रेलिक्स हो या ना हो, जो उस हॉल में स्तूप लास्ट पे बनाया गया है उसमें रेलिक्स हो ना हो, लेकिन स्तूप रिप्रेजेंट इस चीज़ को करता है। इसलिए ये जो ग्रह है, इस ग्रह के एंड पे स्तूप है, इसकी वजह से हम इसे चैत्य ग्रह कह रहे हैं। और इसका पर्पज़ है ये कि ये एक इकट्ठे होकर के की जाने वाली पूजा का स्थल है, इकट्ठे होकर के की जाने वाली पूजा का स्थल है चैत्य ग्रह, द चैत्य केव। ओके, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो सांची का स्तूप है, वहाँ पर ऐसा कोई चैत्य ग्रह नहीं है, कोई केव नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सांची का स्तूप है। आप उसके दो प्रदक्षिणा पथ हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, आप उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी होमेज पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर केव है जो कि एक साथ पूजा अर्चना करने के लिए बनाई गई, और पूजा जिनकी करनी है उन्हें फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें कि आपको स्तूप मिलता है। बाद में आने वाले समय में यहाँ पर हो सकता है कि बुद्ध के स्कल्पचर्स भी हो जाएं, जो हमने पढ़ाया। स्तूप को हो सकता है कोई स्कल्पचर रिप्लेस कर दे, कोई बुद्धिस्ट स्टैचू आ जाए वहाँ पर, कोई पेंटिंग्स आ जाएं वहाँ पर उस तरह की, हो सकता है स्तूप के ऊपर आ जाएं या स्तूप हटा करके ही आ जाएं, फिर भी यह चैत्य ग्रह ही कहलाएगा, क्योंकि अब इसकी जो शुरुआती रूप में इस्तेमाल हुआ है वो पूजा अर्चना के लिए हुआ है, सबके द्वारा इकट्ठे की जाने वाली पूजा। और उस समय में बुद्ध को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल, क्योंकि स्तूप हुआ करता था और स्तूप को हम चैत्य से ही जोड़ करके, चिता से ही जोड़ करके देखते हैं, तो इसलिए वो चैत्य ग्रह नाम पड़ा। तो आगे भी ये चैत्य ग्रह ही नाम कंटिन्यू होगा, चाहे अब स्तूप वहाँ पर हो या ना हो। पूजा के लिए कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि एक समय के बाद बुद्ध की फिगर्स वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ गई, बुद्ध के स्कल्पचर्स बनने लगे, तो आप उन आइडल्स को भी अगर वहाँ पर इंस्टॉल कर दें तो भी ये चैत्य ग्रह ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत इसकी उस स्तूप के रूप में हो गई थी जिसको कि पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ से चैत्य शब्द महत्वपूर्ण हो गया। ओके, इसके और बहुत सारे फिलॉसफिकल मीनिंग है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट जो आपको समझना जरूरी था, जो आपके कन्फ्यूजन का कारण था, तो ये दूर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट ये है, अब पहला क्लियर हो गया। यहाँ पर ये आप स्पष्ट कर लें कि ये चैत्य ग्रह है, सांची का स्तूप सिर्फ और सिर्फ स्तूप है, और इस चैत्य ग्रह में एक ग्रह यानी कि हॉल के अंदर एक स्तूप है, ये इकट्ठे होकर के पूजा करने का एक स्थल है। और चाहे इसमें आगे जाकर के स्तूप हो ना हो, फिर भी ये चैत्य ग्रह ही कहलाएगा, क्योंकि शुरुआत इसकी इसी नॉमेनक्लेचर के साथ हो गई है। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि किताब में ये जिक्र आया कि भाई जहाँ चैत्य होंगे वहाँ विहाराज होंगे। चैत्य अकेले भी हो सकते हैं, हो सकता है विहाराज ना हो, तो क्या विहाराज अकेले हो सकते हैं बिना चैत्य के? तो इसको दो तरह से देखा जाए। एक ये है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर मिले ही विहाराज हैं, चैत्य खत्म हो गए, मिल नहीं पाए, उनके रिमेन्स मिले नहीं, और बिल्कुल विहाराज चैत्य के बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा किया गया स्टूडेंट के द्वारा कि फिर वो पूजा कहाँ पर करेंगे? पूजा करने के लिए उन्हें चैत्य तो चाहिए ही, तो विहारा के साथ चैत्य भी होगा। देखिए, अब आप कंफ्यूज कर जाते हैं जब आप चैत्य ग्रह की बात करते हैं। सबसे पहले समझें कि विहाराज क्या है। विहाराज मोनेस्ट्रीज हैं। विहाराज वो जगहें हैं जिन्हें हम रेस्टिंग प्लेस कह सकते हैं। वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रुक सकते हैं, व्यापारी रुक सकते हैं, इट इज़ अ रेस्टिंग प्लेस। अब जब वहाँ पर मॉन्क्स रुक रहे हैं मान लीजिए, तो देखिए वो वहाँ रुकते भी हैं, वहाँ पर रहेंगे तो अध्ययन भी करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे। तो मैंने बार बार लेक्चर में एम्फसाइज़ किया कि वो लर्निंग प्लेसेस भी हैं, ध्यान स्थल भी हैं, वहाँ पर ध्यान भी करेंगे आप। तो उसके लिए आपने देखा था विहारास की जो वॉल होती हैं उनमें सेल बनाए होते हैं, उन सेल्स में जाके मॉन्क अपना ध्यान कर सकते हैं। और जो वो रूम्स हैं, उन रूम्स में जो हॉल बना रहता है, जिस हॉल की वॉल में पीछे सेल्स बनते हैं, वहाँ पे मॉन्क्स भिक्षु जो रहते हैं बुद्धिस्ट, वो जा करके अपना ध्यान कर सकते हैं।
और जो हॉल है उसमें जो भी आम लोग, व्यापारी वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पर रुक सकते हैं, मॉन्क भी वहाँ पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान स्थल के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, रहने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, लर्निंग के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आती है बात की पूजा करने की। तो देखिए, जब वो अपने स्तर पर ध्यान कर रहे हैं, अपने स्तर पर ध्यान स्थली के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी तो पूजा अपने स्तर पर चल ही रही है। आप इसे कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं चैत्यग्रह से। चैत्यग्रह जो है वो कांग्रेगेशनल वर्शिप के लिए चुनी गई प्लेस है, यानी कि वहाँ पर सारे इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। विहाराज इस तरह के नहीं है, यहाँ पर सबको इकट्ठे होकर के पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। ये चैत्यग्रह से इस मामले में अलग है। ये रेस्टिंग प्लेस है, मोनेस्ट्रीज हैं, ये श्राइन नहीं है, सेंचुरी नहीं है। यहाँ पर आप अपने निजी स्तर पर अपना ध्यान कर सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। और जहाँ तक रही कि विहाराज में अगर सबको किसी एक चीज़ को ध्यान में रख करके माथा टेकना है या कुछ करना है, तो यहाँ पर जो बच्चे का डाउट है वो भी एड्रेस हो जाता है कि फिर पूजा के लिए उन्हें कोई जगह तो चाहिए। ध्यान से अलग निकल के किसी बाहर की चीज़ को देख करके यदि पूजा करनी है, तो अमूमन विहारास की जो बैक वॉल हुआ करती है, वहाँ पर दीवार पे रिलीफ स्कल्पचर के रूप में या तो कोई स्तूपा उकेर दिया जाता है, या बुद्ध के बाद में जाकर के फिगर्स बनाए जाने लगे, आइडल्स बनाए जाने लगे रिलीफ स्कल्पचर के रूप में ही। तो हॉल की बैक वॉल में वो बना रहेगा। लेकिन ये चैत्यग्रह की तरह नहीं है कि जहाँ पर सारे आए और इकट्ठे होकर के पूजा करें। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर बैक वॉल पे आपने कोई फिगर बना दी है या कोई रिलीफ स्कल्पचर के रूप में स्तूपा बना दिया दीवार पे, तो सारे उस एक जगह पर माथा टेक करके आ जा सकते हैं। लेकिन सबको एक साथ इकट्ठे हो करके वहाँ पर उस चीज़ की पूजा करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे अपने अपने स्तर पर अपना ध्यान कर सकते हैं। ये रेस्टिंग प्लेस है, ये चैत्यग्रह से इस मामले में अलग है। इट इज़ नॉट अ कांग्रेगेशनल वर्शिप प्लेस। ओके, तो विहाराज में जो पूजा के लिए चैत्य की आवश्यकता जैसी हमें नीड फील हुई कि चैत्यग्रह तो होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी एक बाहर की चीज़ को देख करके उन सबको पूजा करनी है, तो उसके लिए उनके पास वो कंसेप्ट हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है कि वो पिछली दीवार के ऊपर कुछ उकेर दें, कुछ बना दें, जिसमें कि फिर वो सारे उस एक चीज़ को ध्यान केंद्र में रख करके अपना माथा टेक सकते हैं। और ऐसा होता रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये एक विहार है, विहारा केव है। विहारा केव कैसे पता चल रहा है? ध्यान से देखिए, ये सेल बना हुआ है दीवार में, है ना? ध्यान से देखिए, ये भी सेल बना हुआ है। तो ये विहारा है एक। लेकिन देखिए जो बैक वॉल है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रेज्ड है प्लेटफॉर्म, 2-3 इंच रेज्ड है ना। और यहाँ पर रिलीफ स्कल्पचर के रूप में आप देख सकते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा बना दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रख करके आए, सारे माथा टेकें और जाएं अपना। लेकिन ये चैत्यग्रह की तरह नहीं है कि सबको यहाँ इकट्ठे हो करके एक साथ कांग्रेगेशनल वर्शिप करनी है। ध्यान केंद्र बने हुए हैं, अपना अपना जाइए ध्यान करिए। ये रेस्टिंग प्लेस है। ओके, तो इसके साथ चैत्यग्रह होना ही चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं बन पाती है। ओके, तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हम और भी 1-2 डाउट्स हैं, कोई बात नहीं, आगे के सक्सेसिव लेक्चर्स में ले लेंगे। जैसे सवाल पूछा गया है कि सर इमेज में, फिगर में, फिगरिन में, आइडल में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, इनमें क्या अंतर है? सुनने में एक जैसे लग जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रॉपर लिख के समझाएंगे आपको अच्छी तरह से। अब हम लेक्चर के वाया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम आगे आ चुके हैं ना। 6th सेंचुरी कॉमन एरा, लिटर मूरल्स दौर में। 6th सेंचुरी के इस दौर में उत्तर भारत जो है, नॉर्थ इंडिया की वो जो ग्रेट एम्पायर्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अमूमन वो गुप्ता एम्पायर ही है, वो ख़त्म हो जाएंगे। लगातार बाहर से होने वाले हूना आक्रमणों के आक्रमण, हूनास, द हूना पीपल, वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहेंगे। गुप्त काल में उनके आक्रमण होते ही रहेंगे। गुप्तों के पतन के कारण कई रहे, लेकिन बाहर से होने वाले हूनों के आक्रमण बहुत भयंकर रहे। नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन से हूनास का लगातार आक्रमण होता रहा। तो हूना के आक्रमण के बाद उत्तर भारत में वो माइटी एम्पायर्स तो ख़त्म हो जाएंगे, गुप्तास ख़त्म हो जाएंगे। बाद में एक फेज़ ऑफ स्टेबिलिटी हर्षवर्धन के द्वारा दिया जाएगा, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं।
उनके द्वारा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कन्नौज से शासन किया करते थे वो। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब उत्तर भारत में वो माइटी एम्पायर्स ख़त्म होंगे तो उस समय में आप ये देख रहे होंगे कि विंध्या पर्वत जो था, मुझे लगता है मैप के वाया समझा दे ज़्यादा बेहतर है। मैप लगाते हैं, मैप लग गया, यहाँ से देखते हैं। तो उत्तर भारत के माइटी एम्पायर्स जो इन क्षेत्रों में थे, खासतौर पर गुप्त रूलरों की बात करें, वो तो ख़त्म हो गए। उत्तर पश्चिम से लगातार हुनों के हो रहे आक्रमणों उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब बात आती है कि ये जो विंध्या पर्वत है, ये सारा का सारा, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, इस विंध्य पर्वत के नीचे आपने देखा भी था गुफाओं की, जब हम बात कर रहे थे केव्स की, तो ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन, ये सारा डेक्कन का एरिया, द होल एरिया ऑफ द डेक्कन, तो ये वेस्टर्न घाट्स एरिया, यहीं पर हमने केव ट्रेडिशन मेजॉरली पढ़ा है। अजंता का, बाद में एलोरा का, सारा केव ट्रेडिशन आपने यहाँ पर देखा। तो उस जब ऊपर में माइटी गुप्ता एम्पायर्स अपना शासन चला रहे थे, तो यहाँ पर नीचे छोटी छोटी डेक्कन किंगडम्स थी। अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हुनों के आक्रमण के बाद जब गुप्तास खत्म होंगे ऊपर, नीचे यहाँ पर छोटी छोटी किंगडम्स खत्म हो करके अब बड़ी किंगडम्स इस्टेब्लिश करेंगी खुद को। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बड़ी बड़ी किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आएंगी। ओके, तो वाकाटक अब जाएंगे, वाकाटकास अब खत्म। उनके बाद अब कौन आएंगे? चालुक्यास। चालुक्यास जो जब अपनी पीक पे थे, पीक पे, तो उनका कावेरी नदी, दक्षिण में बहने वाली कावेरी नदी से लेकर के, ये कावेरी, दक्षिण में बहने वाली कावेरी नदी से लेकर के उत्तर में बहने वाली नर्मदा नदी तक, नर्मदा से लेकर के, ये नर्मदा बह रही है, ये रही नर्मदा, नर्मदा से लेकर के कावेरी तक उनका शासन हुआ करता था, खास तौर पर इस रीजन में। यानी कि तकरीबन सारा कर्नाटका और मेजॉरिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश रीजन वो कवर करते थे चालुक्यास। ये जब वो अपने पीक पे गए तो इतना शासन था। अमूमन उनका शासन कर्नाटक आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रहता था और उत्तर में नर्मदा नदी तक उनका शासन हुआ करता था। तो ये जो विंध्य पर्वत है, नर्मदा है, ये नॉर्थ और साउथ की किंगडम्स के बीच में एक डिवाइड का काम करते थे। जब उत्तर में बड़े शासकों का दौर खत्म हो गया, तभी उस समय में विंध्या के नीचे, नर्मदा के नीचे, इन दक्कन के क्षेत्रों में छोटे शासकों का दौर खत्म होकर अब बड़े शासक आएंगे और वाकाटकास के बाद अब यहाँ पर चालुक्यास आएंगे और आगे की कहानी चालुक्यों के तहत ही हमें पढ़नी है। तो देखिए, ये वेस्ट कोस्ट एरिया है, ये ईस्ट कोस्ट एरिया है और हम जिस क्षेत्र की मेनली बात कर रहे हैं वो कर्नाटका की कर रहे हैं। कर्नाटका में बस आप एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज़, और वो है बगलकोट। यहाँ पर ये देखिए, आपको बगलकोट नज़र आ रहा होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बगलकोट। नदी बहती है यहाँ से मालप्रभा, मालप्रभा रिवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। अब मैं आगे आगे इसी बगलकोट का जिक्र करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ से देखिए, ये एक नदी बह रही है तुंग, एक नदी बहती है यहाँ से भद्र, तो दोनों मिल जाती हैं। तुंगभद्रा नदी भी बहती है यहाँ से, ये तुंगभद्रा नदी का इलाका है। ये ऊपर से कृष्णा आ रही है, ये तुंगभद्रा नदी का इलाका है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये तुंगभद्रा के नीचे नीचे तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव भी आएंगे, चोल भी होंगे, पांड्या भी होंगे। तो आप इसको दो तरह से समझ लीजिए कि एक कर्नाटक आंध्र की किंगडम, एक तमिल किंगडम। वैसे ओवरऑल विंध्या के नीचे के क्षेत्रों को तमिलकम भी कहते थे, तमिलकम। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तमिल किंगडम जिनमें मैं बात कर रहा हूँ पल्लव, चोल, पांड्या, इन सब की, और आप बात कर लीजिए कर्नाटक की किंगडम। इनसे अलग होगी केरला की किंगडम, और हमेशा राइवलरी रहेगी कर्नाटका बेस्ड किंगडम्स की तमिल बेस्ड किंगडम्स के साथ। इनकी राइवलरी हमेशा रहेगी। तुंगभद्रा को हमेशा क्रॉस करना चाहेंगे ये लोग इस दिशा में, और ये तमिल वाले इस दिशा में। तमिल वाले नॉर्थ वेस्ट की ओर क्रॉस करना चाहेंगे और कर्नाटक वाले हमेशा साउथ ईस्ट की ओर इसे क्रॉस करना चाहेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर होना चाहेंगे। और उसी समय में बार बार उत्तर से शासक प्रयास करेंगे कि नर्मदा पार करके नीचे चले जाए और ये चालुक्यों का एरिया ले ले, जिनमें खास शासक होगा, मैंने बताया, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पे एक शासक रोकेगा, हराएगा,
महत्वपूर्ण शासक है वो, उसका जिक्र आज करेंगे हम। तो ये मैंने एक रूपरेखा दे दी है। तो अब इन क्षेत्रों में हम पेंटिंग्स के आगे के विस्तार को समझते हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अब क्योंकि हम चालुक्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो एक उसकी रूपरेखा भी समझ लें ताकि आपके लिए सिंप्लिसिटी बनी रहे। चालुक्य शासकों का रूल ओवरऑल जब आप देखते हैं तो चालुक्यों का शासन 600 साल का रहा, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स का। ठीक है, 600 साल तक इन्होंने शासन किया। अब आप कहेंगे एक ही जगह पे किया, ऐसा नहीं है। कंप्लीट देखें तो चालुक्यों का शासन 600 बरस का रहा है, 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक। 6th से 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक चालुक्य रहे हैं। लेकिन चालुक्यों की 3 अलग अलग ब्रांचेज रही हैं। ये आपस में क्लोजली रिलेटेड रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज हैं। क्लोजली रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज, इनके अपने अपने दौर आए हैं। तो 3 वो ब्रांचेस जिनके तहत 600 बरस तक शासन किया गया वो कौन सी हैं? सबसे पहले हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्य, जिनको हम अर्ली चालुक्यास कहते हैं। लगभग 200 बरस तक इनका शासन रहेगा। अर्ली चालुक्यों में अर्ली चालुक्यास कौन से वाले? बादामी के चालुक्य। 6th to 8th सेंचुरी कॉमन एरा तक इनका शासन रहेगा। 6th से 8th सेंचुरी कॉमन एरा तक इनका शासन रहेगा। ओके, यानी कि लगभग 543 से 758 तक हो गए 200 बरस, और हो गए 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक का इनका शासन होगा। ओके, लगभग 543 से लगभग 758 तक। ये 200 बरस के शासन को खत्म कौन कर देंगे? 758 के अराउंड राष्ट्रकूटा शासक इस अर्ली चालुक्याज या चालुक्याज ऑफ बादामी की ब्रांच को खत्म कर देंगे। 200 बरस के शासन के बाद ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनके आगे के वंशज यहीं पर होंगे वो तो राष्ट्रकूटों के अधीन हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे इसको लेके डाउट है। फिर से एक ब्रांच उभर करके आएगी चालुक्यों की। राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा है, फिर से एक ब्रांच उभर करके आएगी ठीक 200 बरस के बाद, समवेयर इन द मिडल ऑफ द 950-960, 960-70 के अराउंड, 960-70 कॉमन एरा के अराउंड 200 बरस के बाद फिर चालुक्याज उभर करके आएंगे। ये होंगे चालुक्याज ऑफ कल्याणी। कौन होंगे? चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इनको हम कहते हैं वेस्टर्न चालुक्यास या फिर लेटर चालुक्यास। तो ये अर्ली चालुक्यास हैं, तो ये लेटर चालुक्यास हैं। इनका शासन रहेगा ऑलमोस्ट 10th से 12th सेंचुरी कॉमन एरा। 10th से 12th सेंचुरी कॉमन एरा। ओके, बादामी, कल्याणी अभी बताऊंगा कहां पर। अब ये दोनों तो एक ही जगह पर हैं और वो है कर्नाटका। इनका वर्किंग एरिया तो कर्नाटका ही रहेगा। एक अर्ली चालुक्य, एक वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये उस समय में ईस्टर्न चालुक्यास भी क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको उनके कंपैरेटिवली वेस्टर्न चालुक्यास कह देंगे। एक है चालुक्यास ऑफ वेंगी, जिनको हम कहते हैं ईस्टर्न चालुक्यास। ये कौन है? ध्यान से समझो, ये सबसे लंबे हैं। ये 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक है। 5 सेंचुरियों तक इन्होंने शासन दिया है। इनकी इस 5 सेंचुरी के कंटिन्यूअस शासन को हम इस तरह से भी देखते हैं कि बहुत अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, तेलुगु लैंग्वेज में बहुत विकास हुआ। क्योंकि 5 सेंचुरी तक शासन हो जाना किसी एक ही डायनेस्टी का ये बड़ी बात होती है। फिर लंबा समय मिल जाता है लिटरेचर के विकास को, तेलुगु भाषा के विकास के लिए। तो तेलुगु भाषा की बात बार बार कर रहा हूँ तो समझ आ गया होगा, बात आंध्र प्रदेश की कर रहा हूँ। अब जानते हैं क्या हुआ क्या कि जब ये जो चालुक्यास ऑफ बादामी हुआ करते थे, यानी कि अर्ली चालुक्यास, इनका एक बहुत ही महाप्रतापी शासक हुआ करता था पुलकेशिन। 2 शासक हुए हैं, पुलकेशिन 1 और पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 जो है वो बहुत ही प्रतापी शासक था और ये
मोस्ट वेल नोन एम्पायर है बादामी डायनेस्टी का। ओके, जो पुलकेशिन का समय था, इस समय में हुआ ये कि पुलकेशिन ने ईस्ट के एरियाज को भी जीता, यानी कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट रीजन में, यानी कि आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट एरिया को पुलकेशिन, वेस्ट से हैं वैसे तो, कर्नाटक से हैं, पर ईस्ट कोस्ट एरिया तक पहुंच गए और वहां पर अपने कजन को बैठा दिया पुलकेशिन ने। किसको बैठा दिया? कजन को बैठा दिया। और राजधानी कौन सी हो गई? वेंगी। राजधानी कौन सी होगी? वेंगी। वेंगी कहाँ मिलेगा आपको? आज अगर आप जाएं तो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, वो डेल्टा रीजन में आपको मिलेगा वेंगी। इसे आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन कह दीजिए, कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट कह दीजिए। वहाँ पे आपको एलुरु के पास मिलेगा वेंगी। शुरुआत में इनकी कैपिटल वेंगी ही थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल आगे शिफ्ट कर दी, जिसका नाम पड़ा राजा महेंद्र वर्मा। जगह का नाम क्या हुआ? राजा महेंद्र वर्मा, जिसको आप बाद में क्या कहने लगे? राजा मुंद्री। तो आज आंध्र प्रदेश की जो सिटी है राजा मुंद्री सिटी, एक तरह से वेंगी के चालुक्य वहीं से शासन करते थे। शुरुआत में वेंगी था जो कि एलुरु के पास है, थोड़ी समय बाद थोड़ी दूर शिफ्ट हो गए राजा महेंद्र वर्मा नाम की जगह पे, जिसका आज नाम है राजा मुंद्री। तो राजा मुंद्री सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो ये शासक हैं आंध्र प्रदेश के, और वो भी पर्टिकुलर ईस्टर्न आंध्रा, यानी कि पर्टिकुलर कोस्टल आंध्रा। और ये कजन हैं वो अर्ली चालुक्य के, और पुलकेशिन ने ही बैठाया था यहाँ पर। तो अर्ली चालुक्य तो राष्ट्रकूटों ने खत्म कर दिए, बाद में जाकर के राष्ट्रकूटों का शासन 200 बरस वहां पर, उसके बाद फिर से उभर करके आए लेटर चालुक्यास। अर्ली चालुक्य, राष्ट्रकूटा, लेटर चालुक्य, ये सारे के सारे 500 बरस तक ईस्टर्न चालुक्य कंटिन्यू ही रहे। तो इनको शुरुआती तौर में तो गवर्नर कहा जाता है अर्ली चालुक्यों का। अर्ली चालुक्य यानी कि चालुक्यास ऑफ बादामी के गवर्नर। तो चालुक्यास ऑफ बादामी के ये गवर्नर थे। गवर्नर मैंने कजन को बैठा दिया कि इस एरिया के, इस टेरिटरी को तुम गवर्न करो, यानी कि तुम मेरे अधीन हो। तो इंडिपेंडेंट शासक नहीं थे ये पुलकेशिन के गवर्नर थे, उनकी सुजरेनिटी के अंडर थे, यानी कि जो सोवरेनिटी थी वो तो अर्ली चालुक्यों की थी, बादामी वाले चालुक्यों की, ये तो उनके अधीन थे। लेकिन जब अर्ली चालुक्य ब्रांच खत्म हो गई, राष्ट्रकूटों ने उनको खत्म कर दिया, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट करा लिया और फिर ये इंडिपेंडेंट शासकों के रूप में आगे बढ़ गए। लेकिन अर्ली चालुक्यों की हमेशा से ही राइवलरी रही है तमिल के क्षेत्र से आने वाली किंगडम और डायनेस्टी पल्लवों से। तो पल्लवों के साथ अर्ली चालुक्यों की हमेशा फाइट रही है, और इसलिए पल्लव हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब अर्ली चालुक्य वीक पड़े तो हम ये जो इनके गवर्नरशिप है, यानी कि तमिलनाडु का एरिया आगे एक्सटेंड करके आंध्र तक भी ले जाए। उनके लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे ही आंध्र है, ईस्ट कोस्ट पे ही तमिलनाडु है, टेरिटरी आगे बढ़ जाएगी। तो वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कैसे ये वेंगी वाले चालुक्यों पे हम कब्जा कर लें। तो जैसे ही ये अर्ली चालुक्य खत्म होंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा, तो ईस्ट में जो पल्लव हैं वो अपना शासन आगे बढ़ा लेंगे और जो वेंगी वाले चालुक्य हैं फिर उनके अधीन हो जाएंगे। सबसे पहले अर्ली चालुक्यों के अधीन, फिर इंडिपेंडेंट, फिर पल्लवों के अधीन, फिर एक समय के बाद ऐसा भी माना जाता है कि 1170-80 के अराउंड ये चोलाज के सुजरेनिटी के अंडर भी चलते रहे हैं। तो यानी कि तमिल के क्षेत्र से जो किंगडम्स उभरेंगी अलग अलग, चाहे पल्लवों की बात कर लें, चाहे चोलों की बात कर लें, किनकी भी बात कर लें आप, उनकी सुजरेनिटी के अंदर, उनकी अधीनस्था के अंदर, उनके अधीन शासकों के रूप में ईस्टर्न वाले चालुक्य यानी कि वेंगी के चालुक्य कंटिन्यू ही रहेंगे। कभी अर्ली चालुक्यों के सब्जुगेशन के अंडर, अधीनस्था के अंदर, कभी तमिल की अलग अलग उठने वाली किंगडम्स की सब्जुगेशन के अंदर, और कभी थोड़े समय के लिए इंडिपेंडेंट भी। बट जैसे भी तैसे 500 वर्षों तक, 5 सेंचुरीज तक, 7th से 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक ईस्टर्न चालुक्य कंटिन्यू ही रहेंगे। ये वो वाले चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य। वेंगी बता दिया मैंने कहा, आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए आज आप उसे, यानी कि एलुरु के पास शुरुआती कैपिटल। फिर शिफ्ट किए आगे, कहाँ चले गए? आगे चले गए ये आपके राजा महेंद्र वर्मा नाम की जगह, जिसका नाम आज है राजा मुंद्री सिटी। ठीक है जी। चालुक्य रूलर 600 बरस तक अब स्पष्ट हो गए।
6th से 8th सेंचुरी तक अर्ली चालुक्य यानी कि बादामी के चालुक्य, 10th से 12th सेंचुरी तक उसी क्षेत्र में वेस्टर्न चालुक्य, लेकिन 7th से 12th सेंचुरी तक ईस्ट में ईस्टर्न चालुक्य वेंगी वाले। तो वेस्ट में 2 चालुक्य हुए हैं, चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य ऑफ कल्याणी। ईस्ट में एक चालुक्य हुए हैं, चालुक्य ऑफ वेंगी। ठीक है, चालुक्य ऑफ बादामी पहले, फिर राष्ट्रकूट, फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी। और ईस्टर्न चालुक्य कंटिन्यूअस, कभी सब्जुगेशन में, कभी इंडिपेंडेंट, फिर सब्जुगेशन में। क्लियर कहानी। वेंगी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, बादामी कहाँ पर है देखिए, बादामी को शुरुआत में वातापी कहा जाता था और इन्हें वातापी के चालुक्य भी कहा जाएगा, चालुक्यज ऑफ वातापी। वातापी का नाम फिर बादामी हुआ और बादामी कहाँ है, आज के कर्नाटक के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसके अलावा जब आप बात करते हैं चालुक्यज ऑफ कल्याणी, तो इसको कल्याणी के चालुक्यों को आप आज की डेट में अगर ट्रेस करेंगे तो ये आपको कर्नाटक के बीदर में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बीदर, कल्याणी बीदर में मिलेगी और बादामी बगलकोट में मिलेगी। है दोनों का सेंटर कल्याणी ही। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब हमें चालुक्यास का कंसेप्ट क्लियर है। मेजॉरली अब हम जिन क्षेत्रों की बात करेंगे वो कर्नाटक और आंध्र के क्षेत्रों की बात करेंगे। मेजॉरली इनकी राइवलरी किनके साथ रहेगी, उत्तर से आने वाली किंगडम जो नर्मदा क्रॉस करके नीचे आना चाहती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गुप्तों के चले जाने के बाद कुछ छोटे छोटे शासक आएंगे उत्तर में, उन सबको खत्म करके फिर हर्षवर्धन नॉर्थ को कंसोलिडेट करेगा। तो हर्षवर्धन दक्षिण आना चाहेगा, नर्मदा क्रॉस करना चाहेगा, उसे नर्मदा पे ही रोकने का काम करेंगे कौन, दैट इज द चालुक्यास। ओके, और उसके बाद इनकी दक्षिण में भी राइवलरी चलेगी किसके साथ, तमिल के क्षेत्र में होने वाली डायनेस्टीज और किंगडम्स के साथ, जिन्हें हम तमिल किंगडम्स कह देते हैं। तो इनकी उनके साथ भी राइवलरी चलेगी और नॉर्थ के साथ भी। तो युद्धों में ही ग्रस्त रहे हैं हमेशा चालुक्यास, फिर चाहे वो अर्ली चालुक्यास थे चाहे वो वेस्टर्न चालुक्यास थे, युद्ध चलता ही रहा। और लंबे समय तक संघर्ष चालुक्यों का चला पल्लवों के साथ, दक्षिण की बाकी किंगडम्स के साथ भी, वेंगी को लेकर के। दोनों ही ये तय करना चाहते थे कि वेंगी किसकी अधीनता में है, वेंगी पे कंट्रोल किसका होगा। ओके, मुझे लगता है कि अब बुक में जंप नहीं लगेगा, मोटी मोटी कहानी सारी समझ में आ गई। अब हम चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब बात करने जा रहे हैं तो चालुक्य डायनेस्टी की बात करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर आता है। देखिए बुक में एक डेट लिखी गई है जो कि 543 से 598 के अराउंड के कुछ डेट लिखी गई है। कंफ्यूज मत करिएगा, वो पुलकेशिन का समय बताने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन लाइन वहाँ पे लिख दी गई है चालुक्य डायनेस्टी, जो कि इतने समय तक ही रही। इतने समय तक नहीं रही है, उसका समय लंबा रहा है। मैंने बता दिया 200 बरस तक रहा है। ठीक है जी। इसमें एक ब्रेक आता है, वो ब्रेक कब आता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चालुक्य डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुलकेशिन वन इन 543। ये पुलकेशिन वन का नाम हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में 2 लोगों का जिक्र किया जाएगा, इसके 2 बेटों का, एक बड़े का एक छोटे का। वो दोनों बेटे इसी के हैं और यही है जिसने चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना की। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ एमसीक्यू, ये किस पुलकेशिन वन किस चालुक्य डायनेस्टी का संस्थापक था? ये चालुक्य ऑफ बादामी वाले, यानी कि वातापी के चालुक्य, यानी कि जो बगलकोट डिस्ट्रिक्ट, आज के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट वाली चालुक्य। इतनी बात क्लियर हो गई अब? वेरी गुड। तो चालुक्य डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुलकेशिन वन इन 543, यानी कि 6th सेंचुरी के मिड में कहीं स्थापित कर दी गई थी। पुलकेशिन वन टुक वातापी, मॉडर्न बादामी इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, उसे इसने ले लिया। एरिया कौन सा आता है? एंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब पीक पे पहुंचेंगे अपनी तो कावेरी से नर्मदा तक का क्षेत्र, कावेरी टू नर्मदा, अदरवाइज अमूमन तुंगभद्रा से नर्मदा। पीक पे कावेरी टू नर्मदा, अदरवाइज तुंगभद्रा टू नर्मदा। तो एरियाज आते हैं पूरा का पूरा स्टेट कर्नाटका और मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन II कमांडेड कंट्रोल ओवर एंटायर डेक्कन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश किया एंड द मोस्ट वेल नोन एम्पायर ऑफ द बादामी डायनेस्टी। ओके, यही है जिसने नॉर्थ से नीचे की ओर आ रहे
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स में इस पर डिटेल पे चर्चा है। पुलकेशिन II ने उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका, नॉर्दर्न एम्पायर्स को नीचे की ओर एक्सपैंड होने से रोका। पुलकेशिन ने बहुत से टाइटल भी लिए उस युद्ध के बाद। नर्मदा नदी पर हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास में। लेकिन जब इसने हर्षवर्धन को हरा दिया नर्मदा के किनारे, ये हावी पड़ गया दक्षिण की तमिल किंगडम्स पे भी, इसने उनको भी हराना शुरू किया। लेकिन अंततः एक कहानी ऐसी भी पाई जाती है जिसमें फिर पता लगता है कि पल्लवों में से नरसिम्हवर्मन पल्लव ने पुलकेशिन II को हरा दिया। और जब पुलकेशिन II को हरा दिया तो 13 साल का एक समय ऐसा आया जब पल्लवों ने कंट्रोल कर लिया वातापी के ऊपर। तो 13 ईयर्स का एक टाइम आया जब पुलकेशिन II हराया गया है नरसिम्हवर्मन के द्वारा, जो कि पल्लव डायनेस्टी का था, तो 13 बरस का शासन हो गया वहाँ पर। लेकिन फिर से जो चालुक्यास ऑफ बादामी हैं उन्होंने अपनी बादामी पे कंट्रोल रीगेन कर लिया था। और फाइनली मैंने बताया आपको कब खत्म हुआ है, 758 के अराउंड, जिसको खत्म किया है फाइनली राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटा शासक आएंगे। ओके, तो ये वो पुलकेशिन II का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जिस बादामी की मैं आज बात कर रहा हूँ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बादामी, ये सारा एरिया कौन सा है? बगलकोट डिस्ट्रिक्ट। सारा एरिया कौन सा है? बगलकोट डिस्ट्रिक्ट। और ये बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में से नदी बहती है मालप्रभा। नदी कौन सी बहती है? मालप्रभा। ये मालप्रभा रिवर बहुत महत्वपूर्ण है। पूछे क्यों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालप्रभा नदी को ये माना गया है कि ये नदी है, ये वो साइट है बगलकोट की मालप्रभा नदी जहाँ पर अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हिंदू टेम्पल, हिंदू आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और यहीं पर विकसित टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के जो लक्षण हैं, जो फीचर्स हैं, जो गुण हैं, जो स्टाइल है, वो फिर पूरे भारत में आगे जो टेम्पल्स बनेंगे उन पे प्रभाव डालेंगे। तो मालप्रभा रिवर वो साइट है जहां पर अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हिंदू आर्किटेक्चर से जुड़े हुए, क्योंकि अब ये जो मैं लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस बढ़ा रहा हूं ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, द रिवाइव्ड वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। ओके, तो ये वो साइट्स हैं जहां पर अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए गए मालप्रभा रिवर वैली एरियाज में, यानी कि बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में।